तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। यानी कि यदि ये टॉपिक आपको नहीं आते या फिर इनका रियल सेंस आपको नहीं पता तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आप कवर करना और एक कॉपी में लिख लेना, जिससे कि आप इस तरह के टॉपिक्स को अच्छे से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सको। और हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हों जो कि आपको पहले से आते हों, लेकिन फिर भी आप एक बार उन्हें देख लेना, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और अच्छे वो जो आपके टॉपिक्स रट जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैन बी के बारे में। कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं, यानी कि कोई कहीं पर हो सकता है उस वाले सेंस में। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको लिखना है कैन बी, और उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उन सब को आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि वह घर पर हो सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन बी एट होम, यानी कि वह घर पर हो सकता है। नेक्स्ट है मम्मी रसोई में हो सकती है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी मम्मी कैन बी इन किचन। तो इस तरह से कोई कहीं पर हो सकता है उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कैन बी का। तो हो सकता है या फिर हो सकते हैं इस वाले सेंस में यूज करना है कैन बी का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है करने वाले हैं, यानी कि कोई किसी काम को करने वाला है या फिर किसी के द्वारा कोई काम किया जाने वाला है, उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं अबाउट टू का। स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है अपनी हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद आपको लिखना है अबाउट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, मैं आने वाला हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम अबाउट टू कम, इस तरह से। नेक्स्ट है वह खेलने वाला है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज अबाउट टू प्ले। तो कोई काम करने वाला है उस वाले सेंस में आपको यूज करना है अबाउट टू का। नेक्स्ट है तुम जाने वाले हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू आर अबाउट टू गो। तो इस तरह से कोई जब किसी काम को करने वाला है आपको सिर्फ एक वर्ड का यूज करना है उस सेंटेंस में, इंग्लिश में अबाउट टू का, और हिंदी में तो आप जानते हैं करने वाले हैं, हिंदी तो आप बचपन से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है इसमें हमारा विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा, यानी कि कोई किसी कार्य को कर रहा होगा, इस वाले सेंस में आपको यूज करना है विल बी का। देखिए कैसे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है विल बी का, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और उसके बाद आपको लगाना है आईएनजी, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही इसका स्ट्रक्चर है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह खेल रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल बी प्लेइंग, इस तरह से। अब देखिए ये जो कार्य हैं ये आपके फ्यूचर में होंगे। नेक्स्ट है वो देख रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल बी वॉचिंग, इस तरह से। यानी कि कोई कुछ कार्य कर रहा होगा उस वाले सेंस में आपको विल बी का यूज करना है इस वाले स्ट्रक्चर के द्वारा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। अब देखिए कुड का सेंस हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, पास्ट में कोई किसी काम को कर सका या फिर कोई किसी काम को नहीं कर सका, या फिर आप बोल सकते हैं पास्ट में कोई किसी काम को कर पाया या फिर पास्ट में कोई किसी काम को नहीं कर पाया। इन दोनों ही सेंस में आप कुड का यूज करते हैं। नेगेटिव वाले सेंस में आपको सिर्फ कुड के बाद नॉट लगा देना है। देखिए किस तरह से, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड के बाद आ जाएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से, मैं नहीं कर पाया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई कुड नॉट डू, इस तरह से। नेक्स्ट है वो नहीं जा पाया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड नॉट गो। नेक्स्ट है वो देख नहीं सका, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी कुड नॉट सी। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को नहीं कर पाया या फिर नहीं कर सका, या फिर कर पाया या फिर कर सका, उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है कुड का। तो कुड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस 199 रुपये है,
और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और यदि आपको इसको बाय करने में कोई जो है परेशानी आती है तो बुक के पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ से जाकर आप व्हाट्सअप नंबर को चेक कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट है इसमें हमारा हैज और हैव। हैज और हैव को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हैज और हैव इनका मतलब आखिर क्या होता है? तो देखिए हैज और हैव इसको हम दो सेंस में यूज करते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए किस तरह से यूज करते हैं। इसमें इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना है हैज और हैव, इन दोनों में से किसी एक को। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप हैज और हैव का स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसका जो है वो बता देता हूं कि आप पहचानोगे कैसे। तो देखिए जिस भी हिंदी के सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिखे, जैसे कि चुका है, लिया है, ली है, दी है, या फिर लिया है, दिया है, इनमें से कोई भी आपको दिखे तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है और उसमें मुझे हैज या हैव इनमें से किसी एक का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, वह गया है। अब देखिए गया है इसमें मैच कर रहा है, इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज गॉन। नेक्स्ट है उसने एक किताब खरीदी है, यानी कि दी है, यानी कि कोई चीज की है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज बॉट ए बुक, इस तरह से। नेक्स्ट है उसने पैसे दे दिए हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज गिवन मनी। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करोगे हैज और हैव का। तो चलिए नेक्स्ट दिखाता हूं आपको नेक्स्ट कैसे यूज करना है। नेक्स्ट है आपका हैज और हैव को सिंपल प्रेजेंट में। एक हमने यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट में और अब का यूज होना है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज और हैव इसमें से किसी एक का यूज करना है, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। देखिए पहचान, किसी के पास कुछ है, यानी कि किसी के पास प्रेजेंट में कुछ है, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको सिंपली यूज करना पड़ेगा हैज और हैव का विदाउट वर्ब के। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास कार है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव ए कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। नेक्स्ट है आपके पास पैसे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू हैव मनी। नेक्स्ट है उसके पास लैपटॉप है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज ए लैपटॉप। तो इस तरह से किसी के पास कुछ है उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तब भी आप हैज और हैव इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हैज और हैव में से किसका किस किस के साथ यूज करना है। तो देखिए जो आपका हैज है वो आपका यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और किसी सिंगुलर नाम के साथ। इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं उन सब के साथ आपको यूज करना है हैव का। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद होगा। शायद होगा ये आपका मे हैव का मतलब है हिंदी में। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूज करना है मे हैव का और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आ जाएगी यदि आप उसमें वर्ब वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। देखिए स्ट्रक्चर, उससे पहले देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है। उसके पास शायद कार होगी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही मे हैव ए कार। अब एक चीज गौर करने की है कि इस वाले वाक्य में आपकी वर्ब नहीं है। देखिए हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं आई है। इसमें बोला है कि उसके पास कुछ होगा, तो मैंने भी आपको बोला था यदि आपको वर्ब सेंटेंस में लगानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, थर्ड फॉर्म कहाँ से आएगी। नेक्स्ट देखिए, वह शायद खेल चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही मे हैव प्लेड। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है, वर्ब क्या है प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या बन गई प्लेड। तो मैंने बोला था अगर वर्ब होगी तो थर्ड फॉर्म वाली आएगी और नहीं होगी तो फिर तो आएगी ही नहीं। तो इस तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट है तुम शायद पढ़ चुके होंगे। ये देखिए इसका कैसे बनेगा यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से कोई कार्य कर चुके होंगे लेकिन शायद वाले सेंस में, शायद वाले सेंस में कुछ चीज होगा होगी। अब इसमें हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती है, इसलिए हम मे का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, यानी कि किसी को कुछ करना पड़ रहा है, उस वाले सेंस में आपको सिंपली यूज कर देना है हैविंग टू का। अब देखिए किस तरह से पढ़ रहा है, उससे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना है अपनी हेल्पिंग वर्ब को, और उसके बाद आपको लिखना है हैविंग टू को, और उसके बाद आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी
आई एम हैविंग टू स्टडी, यानी कि मुझे कुछ कार्य करना पड़ रहा है, या फिर सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ रहा है, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे हैविंग टू का। नेक्स्ट देखिए, उसे खेलना पड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज हैविंग टू प्ले, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुमको खाना पड़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वर हैविंग टू ईट, इस तरह से। यानी कि किसी को कुछ करना पड़ रहा है या फिर पढ़ रहा था। अब देखिए मैंने इसमें था लगाया है, इसका मतलब ये है कि पास्ट का सेंटेंस है, तो आपको जो है पास्ट के लिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डू और डज। इसको लेकर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो देखिए इसका भी हम यूज देखते हैं। इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले पार्ट में। अब देखिए किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको लिखना है डू और डज, उसके बाद आपको लिखना है नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी नॉट के बाद आ जाएगी, और सबसे लास्ट में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको लिख देना है। देखिए पहचान, कोई कुछ नहीं करता है, यानी कि कोई कुछ नहीं करता है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना पड़ेगा डू और डज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाली सेंटेंसेस में। देखिए वह नहीं जाता है, यानी कि वह कुछ नहीं करता है, यानी कि इसमें क्या नहीं करता है, जाने का काम नहीं करता है, तो इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट गो। नेक्स्ट है आप नहीं देखते हैं या फिर आप नहीं देखते, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू डू नॉट वॉच, इस तरह से, या फिर यू डोंट वॉच, इस तरह से। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो, यानी कि क्या वे नहीं जाते। इस तरह से आप डू और डज का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और दूसरा जो यूज है वो है इसका सिंपल प्रेजेंट में, इसके भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। इसमें देखिए, इसमें आपको इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है डू और डज में से किसी एक का, और उसके बाद आपका लगेगा नॉट, उसके बाद आपको यूज करना है हैव का, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किसी के पास कुछ नहीं है, ये वाला इसका सेंस निकलेगा सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस में। देखिए एग्जांपल, मेरे पास कार नहीं है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डोंट हैव ए कार, यानी कि मेरे पास कार नहीं है। नेक्स्ट है क्या आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डू यू नॉट हैव मनी, इस तरह से। नेक्स्ट है उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ही डज नॉट हैव मनी। तो इस तरह से किसी के पास कुछ है या फिर नहीं है, तो नहीं वाले सेंटेंसेज में आपको यूज करना पड़ेगा डू डज के साथ नॉट का, और उसके बाद आपको लगाना है हैव। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट कैन बी और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए किस तरह से, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। नेक्स्ट है मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी कैन बी इन किचन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ कार्य कर रहा होना चाहिए। इन दोनों ही सेंस में आपका शुड बी यूज होगा। देखिए किस तरह से, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है शुड बी, और उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं उनको आपको लिख देना है। देखिए एग्जाम्पल, उसे घर पर होना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड बी एट होम। नेक्स्ट देखिए, मुझे खेल रहा होना चाहिए, इंग्लिश बनेगी आई शुड बी प्लेइंग, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी शी शुड बी स्टडिंग। तो किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए या फिर किसी को कहीं पर होना चाहिए, दोनों ही सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है इस वाले स्ट्रक्चर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, यानी कि कोई किसी कार्य को कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है तो आपको पता है नहीं के लिए आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। इसमें हम किसी की एबिलिटी, किसी की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता या फिर किसी की जो है पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, कैन का यूज करना पड़ेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए किस तरह से आएगा, वह कर सकता है, तो इंग्लिश बनेगी ही कैन डू, इस तरह से। नेक्स्ट है हम आ सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी कैन कम। नेक्स्ट है वो देख सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन वॉच। तो कोई कुछ कर सकता है उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कैन का। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि इसका यूज हम किसी को सलाह लेने या फिर किसी की सलाह लेने या फिर किसी को सलाह देने, दोनों यूज में करते हैं। शुड का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका इसमें आ जाएगा। देखिए किस तरह से,
तुम्हें जाना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड गो। अब इसको गौर से देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर उसे सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। यानी कि जब हम किसी को सलाह देते हैं तो शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसे सोचना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड थिंक। इस तरह से भाई उसने इतना गलत काम कर दिया है कि उसे सोचना चाहिए। नेक्स्ट है हमें पूछना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी वी शुड आस्क। तो किसी को कुछ करना चाहिए उस वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड का, या फिर किसी से आप अपने लिए सलाह ले रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, तो उसमें भी आप सलाह का यूज यानी कि शुड का यूज कर सकते हैं सलाह लेने के लिए। नेक्स्ट है डिड। डिड को भी लेकर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। डिड का यूज देखिए, इसका यूज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करना है। देखिए किस तरह से, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद आपको लिखना है डिड और उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट है जो सिंपली इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपका डिड का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल। तो किसी ने कुछ नहीं किया, यानी कि पास्ट में किसी ने कुछ नहीं किया, उस वाले सेंस में आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में दोनों में ही डिड का यूज करना है। देखिए कैसे, वह नहीं गया यानी कि उसने जाने का काम नहीं किया, तो इंग्लिश बनेगी ही डिड नॉट गो या फिर ही डोंट गो, दोनों तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपने नहीं देखा, इंग्लिश बनेगी यू डिड नॉट वॉच या फिर यू डोंट वॉच, इस तरह से। नेक्स्ट है क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, इस तरह से। तो डिड का यूज आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करोगे। और नेक्स्ट है जो कि डिड का यूज है वो है आपका सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद डिड का, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सेंस क्या निकलेगा, सेंस निकलेगा किसी के पास कुछ नहीं था, यानी कि पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था, उस वाले सेंस में आपको डिड लगाना है। देखिए मेरे पास कार नहीं थी, तो इंग्लिश बनेगी आई डोंट हैव ए कार। नेक्स्ट है क्या आपके पास पैसे नहीं थे, इंग्लिश बनेगी डिड यू नॉट हैव मनी, इस तरह से। नेक्स्ट है उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी या फिर ही डोंट हैव मनी। तो इस तरह से आप डिड का यूज कर सकते हैं दोनों ही सेंस में। तो डिड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है जरूर, आवश्यक, जरूरी या फिर कोई कन्फर्म जब बात होती है। स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है मस्ट, उसके बाद बी और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो आपके आ जाएंगे। देखिए किस तरह से, वह पक्का घर पर होगा, तो इंग्लिश बनेगी ही मस्ट बी एट होम, इस तरह से। वैसे यदि आप चाहो ही मस्ट बी एट होम, इससे कई सेंस निकाल सकते हो। वह जरूर घर पर होगा, वह जरूर घर पर हो सकता है, उसे जरूर घर पर होना चाहिए, सभी सेंसेस से निकलेंगे। ये सिर्फ आपकी पॉसिबिलिटी को बताएगा और आप उस तरह पर उस स्थान पर जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो वहां पर आपका सेंस क्या है ये उस बात पर डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है वह पक्का देख रहा होगा, तो इंग्लिश बनेगी ही मस्ट बी वॉचिंग, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइट। माइट का मतलब होता है शायद ही, यानी कि जब आप किसी कार्य को कम पॉसिबिलिटी के द्वारा दिखाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद माइट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखिए कैसे, वह शायद ही आएगा, ही माइट कम। नेक्स्ट है आप शायद जीत सकते हो, तो इंग्लिश बनेगी यू माइट विन। नेक्स्ट है वो शायद खेल सकता है, ही माइट प्ले, यानी कि पॉसिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा कम है इसलिए हमने इसमें माइट का यूज कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी, यानी कि कोई कुछ कर सकता था या फिर किसी के पास कुछ चीज़ हो सकती थी, उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं कुड हैव का। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर कुड हैव लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखना, यदि किसी में वर्ब है तो ही आपको वर्ब लगानी है, वर्ब नहीं है तो सिंपल सी बात है वर्ब तो आपको लगानी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, तुम वहां जा सकते थे, यानी कि तुम कोई कार्य कर सकते थे, तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव ए कार। तो इस तरह से आप इन दोनों ही सेंस में यूज करोगे कुड हैव का, किसी के पास कुछ हो सकती थी या फिर कोई कुछ कार्य कर सकता था, कर सकते थे, दोनों ही सेंस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वुड हैव। वुड हैव के भी दो सेंस हैं, एक है पास होगा,
एक है काम कर चुका होगा, पास होगा और काम कर चुका होगा, ये दोनों आपके हिंदी के सेंस हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा वुड हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आ जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को लिखना है। देखिए स्ट्रक्चर, उसके पास पेन होगा, इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव ए पेन। नेक्स्ट है वह खेल चुका होगा, इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव प्लेड। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव सीन। तो इस तरह से कोई कुछ कर चुका होगा या फिर किसी के पास कुछ होगा, उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना पड़ेगा वुड हैव का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।